इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a man walks a distance of 3 units from origin towards northeast direction. From there, he walks a distance of 4 units towards northwest direction to reach at a point P. Then position of P in organ plane is, you have to find the correct choice. पहले मैं इसका डायग्राम ड्रा करता हूं। फर्स्ट ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। मैन वॉक 3 units towards northeast direction, that is 3 units in this direction. Angle is pi by 4. This angle is pi by 4. This is also pi by 4. It means, and further he walks a distance of 4 units towards northwest direction. Northwest direction is this. ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो यहां से वो इसके पैरेलल, मतलब कि ऐसे ट्रेवल करता है एंड रीच एट द पॉइंट P। ये वाला पॉइंट है P। अब हमने पोजीशन ऑफ P निकालना है। हम जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में AB वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. Similarly in complex numbers AB वेक्टर का मतलब होता है fx of B minus fx of A। इसलिए इस P पॉइंट का fx, यदि मैं बोलता हूं कि वो P पॉइंट का fx z है, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू z माइनस 0। दैट इज z निकालना या OP वेक्टर निकालना एक ही बात है। अब ये क्लियर है, OP वेक्टर is equal to this vector plus this vector। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, अब OP वेक्टर इस पॉइंट का नाम मैं क्यों रख रहा हूं। OP वेक्टर इज इक्वल टू OQ प्लस QP। OQ प्लस QP बोले या ज्यादा आसान होगा
हम ये वाला वेक्टर बोल दें ये वेक्टर और ये वेक्टर तो इक्वल हैं, लेकिन ये निकालना आसान है क्योंकि ये 45 ये 45, तो इस पॉइंट का नाम मैं आर रख रहा हूं। ओ आर इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ आर माइनस एफ एक्स ऑफ ओ, दैट इज 4 बिकॉज ये लेंथ है 4 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। ये है ओ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यूबी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, and OQ is also very easy to find because this angle is pi by 4, length is 3, OQ equal to 3 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4, that is equal to 3 e to the power I pi by 4। क्योंकि मेरे को e to the power I pi by 4 की टर्म्स में आंसर चाहिए, therefore अब इसको भी मैं आयोटा या e to the power I pi by 4 में इसको भी कन्वर्ट करूंगा। यह है 4 e to the power I इंटू 3 पाई बाय 4 हो गया। और फर्दर इट इज इक्वल टू 4 e to the power I pi by 2 plus pi by 4 e to the power I pi by 2 into e to the power I pi by 4, that is e to the power I pi by 2 is cos pi by 2 plus I sin pi by 2, ये हो गया I 4i e to the power I pi by 4। ये हो गया OR वेक्टर, ये हो गया OQ वेक्टर। इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी OP वेक्टर, एंड OP वेक्टर इज fx of z, that is OP वेक्टर इज इक्वल टू 3 e to the power I pi by 4 plus 4i e to the power I pi by 4, that is equal to 3 plus 4i into e to the power I by 4, and OP is z minus 0, that is D choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is a complex number, mod z equal to 1 and z is not equal to plus minus 1, then all the values of this lie, you have to find the correct choice, that is locus of this point निकालना है। given है mod z is equal to 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालने के लिए, इसका लोकस निकालने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई कर लेता हूं, बिकॉज मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड जेड स्क्वायर भी 1 आया, दैट इज जेड जेड बार की वैल्यू 1 आ गई। तो z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर को z अपॉन जेड जेड बार माइनस जेड स्क्वायर बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर 1 है, दैट इज जेड जेड बार 1 है। तो 1 अपॉन जेड बार माइनस जेड, एंड जेड बार माइनस जेड इज क्लियरली ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब कि ये पूरा प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इट विल श्योरली लाई ऑन y axis, therefore D choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल P है जो कि Z0 इक्वल टू 1 प्लस 2i यहां से मूव करना शुरू करता है, एंड इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स, then vertically away from origin by 3 units and reach at the point Z1. From Z1, the particle moves root 2 units in the direction of vector I plus j. Then it moves through an angle of pi 2 in anti-clockwise direction on a circle with center at origin to reach at the point Z2। तो Z2 की एफिक्स क्या होगा? तो पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कोई पॉइंट P है जो स्टार्ट करता है फ्रॉम द पॉइंट 1 प्लस 2i। 1 प्लस 2i इज समवेयर हेयर। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट, मतलब ये 5 यूनिट मूव करता है। Then vertically away from origin by 3 unit, तो ये 3 unit, and then it reaches at the point Z1। From Z1 particle moves root 2 units in the direction of vector I plus j, मतलब कि I plus j वेक्टर जो है, सपोज ये है I plus j वेक्टर का मतलब ये I plus j वेक्टर है, तो एंगल 45 डिग्री होगा। तो इसके अलॉन्ग मूव करता है, मतलब कि इसके पैरेलल मूव करता है थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ रूट 2 यूनिट। ये रूट 2 मेन बात ध्यान रखनी है, ये एंगल 45 होगा। अब यहां पहुंच गया, इसके बाद it moves through 90 degree angle about a circle with center at origin, मतलब कि सर्कल के अलाउंग
मूव करता है, जिसका कि सेंटर जो है ओरिजिन पे है। तो ये वाला पोजीशन फाइनल पोजीशन है, ये है Z2। हमको Z2 का एफिक्स निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के टाइम एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि जैसे कि एबी वेक्टर का मतलब वेक्टर अलजेब्रा में होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कॉम्प्लेक्स नंबर में एबी वेक्टर का मतलब होगा एफिक्स ऑफ बी माइनस एफिक्स ऑफ ए। तो फॉर clarity purpose I'm just telling you ये वाला पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट P है, तो OP वेक्टर बोलो या एफिक्स ऑफ P माइनस एफिक्स ऑफ O बोलो, एक ही बात है। एफिक्स ऑफ P इज 1 प्लस 2i, एफिक्स ऑफ O इज 0, दैट इज 1 प्लस 2i। एफिक्स ऑफ P बिकम्स 1 प्लस 2i, तो OP वेक्टर बोलो या 1 प्लस 2i बोलो, एक ही बात है। इन सारी बातों को मैं यूज करूंगा इन क्वेश्चन के अंदर। तो पहले ये वाला पॉइंट 1 प्लस 2i है एफिक्स, पॉइंट यहां से 5 यूनिट आगे चला गया, तो यहां का एफिक्स ऑटोमेटिकली 6 प्लस 2i हो गया। फिर यहां से 3 यूनिट ऊपर चला गया, तो यहां का एफिक्स हो गया 6 प्लस 5i, जो कि 3i ऐड कर देंगे। अब यहां का एफिक्स निकालना है, तो इसमें ये वाला वेक्टर ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 प्लस 5i वेक्टर 6 प्लस 5i इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Z1। पोजीशन वेक्टर ऑफ Z1 इज this, and this vector is √2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, लेंथ √2 है, इसलिए ये वाला वेक्टर बोलो वो हो जाएगा √2 इंटू कॉस pi by 4 प्लस आई साइन pi by 4, दैट इज 1 प्लस आई। ये वाला वेक्टर हो गया 1 प्लस आई। तो यहां का एफिक्स बन गया 6 प्लस 5i प्लस दैट इज 7 प्लस 6i। यहां का एफिक्स हो गया 7 प्लस 6i। अब इसके बाद हमने इसको रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हमको पता है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट ओरिजिन रोटेट हो जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -i से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट ओरिजिन रोटेट हो जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, तो यहां का एफिक्स निकालने के लिए इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई विल गेट -6 + 7i दिस। तो यहां का एफिक्स हो गया -6 + 7i, therefore D becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z = cos theta plus I sin theta, then the value of this at theta = 2 degree is correct choice you have to find। क्लियर है? हम एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि z⁴n, that is cos theta plus I sin theta n cos n theta plus I sin n theta, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डी मोइवरी थ्योरम। आपने पढ़ा होगा, बोर्ड लेवल में भी पढ़ा होगा। तो z⁴n का इमेजिनरी पार्ट हो गया sin n थीटा, therefore that this expression becomes sigma m = 1 215 sin 2m-1 into थीटा, क्योंकि बोला गया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁴2m-1, and this means sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta up to sin 29 थीटा। और ये आप देख सकते हो कि एंगल्स एपी में चल रहे हैं, और आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, वो है sin alpha plus beta sin alpha plus 2 beta up to sin alpha plus n-1 beta is always equal to sin of first angle alpha, last angle by 2 into sin of number of terms into common difference between angles by 2। यहां पे मैं 2 अल्फा भी बोल सकता था, लेकिन मैंने अल्फा प्लस अल्फा लिखा ताकि याद करने में आसानी रहे। अपॉन साइन बीटा बाय 2, ये है इन सारी टर्म्स का सम। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से एक फॉर्मूला और भी है, कभी कभी वो भी यूज होता है, वो है
cos alpha plus beta, cos alpha plus 2 beta up to cos alpha plus n minus 1 beta is equal to cos of first angle plus last angle by 2 into sine of number of terms n into common difference between angles by 2 whole upon sine बीटा बाय 2। ध्यान रखना यहां पे साइन है, यहां पे भी दोनों में साइन है, यहां पे भी दोनों में साइन है। कॉस वाले में यहां कॉस है, साइन वाले में यहां साइन है। ऐसा कोई फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस 2 बीटा में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। यूजिंग द फॉर्मूला जो कि मैंने अभी अभी बताया था, और आखिर में मैं थीटा की वैल्यू 2 डिग्री पुट कर दूंगा। ये बन गया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, इंटू कॉमन डिफरेंस बिटवीन एंगल्स 2 theta by 2 whole upon sine common difference between angles by 2। ये बन गया साइन ऑफ 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज थीटा की वैल्यू 30 रख दी हमने, तो बन गया साइन 30 इंटू साइन 30 अपॉन साइन 2। साइन 30 इज 1/2, therefore 1 upon 4 sin 2 degree becomes the answer when theta is 2 degree, therefore D choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z equal to x plus yi is a complex number where x and y are integers, then area of the rectangle whose vertices are roots of this is dash, you have to find the correct choice। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टू सिंप्लीफाई इट मैं z बार कॉमन ले सकता हूं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट मॉड z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इक्वल टू 350 and mod z square is x square plus y square and z square plus z bar square is clearly दोनों के अंदर z की वैल्यू x plus yi रखते हैं और स्केलिंग करते हैं, तो आई विल गेट 2 into x square minus y square equal to 350, that is I will get
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इक्वल टू 175। अब एक्स वाई क्या है? दे रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। और हमारे पास एक्स और वाई में केवल एक इक्वेशन मिली है। एक इक्वेशन से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसे मिल सकती है, ये बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। लेकिन ध्यान दो, एक बात और भी बताई गई है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर। और क्योंकि एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। हमको 175 को दो नंबरों के प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। अब पॉसिबिलिटीज आर वन 175 इंटू 1 या 5 से डिवाइड कर लो। थर्टी 35 इंटू 5 या 5 इंटू 35 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कंपेयर करने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा। तो इधर वाला नंबर बड़ा लिखूंगा, इधर वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो 5 इंटू 35 वाला केस तो हम लेंगे ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। तीसरा 177 5 जो है 7 से भी डिवाइड होता है, इसलिए इसको मैं इंटू 7 25 इंटू 7 मैंने बोल दिया। इसको 25 इंटू 7 भी बोल सकता हूं। कोई और केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 175 जो है केवल 5 से या 7 से डिवाइड होता है। कई बच्चे बोलेंगे 25 से भी डिवाइड होता है। भाई 25 से डिवाइड होता है तो वो तो लिखा जा चुका है। कोई और केस पॉसिबल नहीं है। अब यदि मैं फर्स्ट केस लेके चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो I will get x square equal to 88, which is not possible because x is a integer और इंटीजर का स्क्वायर 88 आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 88 नहीं आता। तो दिस केस इज रिजेक्टेड। सेकंड केस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। आई गेट 2x square equal to 40, that is x square equal to 20. Again it is not possible because किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 20 नहीं आ सकता,
therefore this case is also rejected. And lastly, इसको मैं 25 into 7 लिखता हूं, तो I will get x square plus y square equal to 25, x square minus y square equal to 7. From here I get 2x square equal to 32, x square equal to 16, and hence y square equal to 9. That is, I get x equal to plus minus 4, y equal to plus minus 3, और यहां से मेरे को वर्टिसेस मिले 4 3, 4 minus 3, minus 4 3, and minus 4 minus 3. तो यदि मैं इनको प्लेन में मार्क करता हूं तो 4 3 will be somewhere here, 4 minus 3 will be somewhere here, minus 4 3 will be somewhere here, minus 4 minus 3 will be somewhere here, and this will be the rectangle formed. और क्योंकि क्वेश्चन में इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कहा गया था, ये लेंथ हो गई 8, ये लेंथ हो गई 6, तो एरिया आ गया 48 स्क्वायर यूनिट. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is a complex number such that imaginary part of z is non-zero and a equal to z square plus z plus 1 is real, then a cannot take the value. You have to find the correct choice. Imaginary part of z is non-zero का मतलब z is a imaginary number. पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब कि complex number is made up of real numbers and imaginary number. Imaginary number वो होते हैं जो a plus bi वाली फॉर्म में होते हैं और b इज नॉन जीरो. रियल नंबर वो होते हैं जो a प्लस बी आई वाले फॉर्म में होते हैं और b जीरो होता है, दैट इज a होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट का नॉन जीरो होना जरूरी है. यदि उसने बोल दिया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, इन अदर वर्ड z इज इमेजिनरी नंबर. ये मैंने केवल जस्ट नॉलेज के लिए बोला है, इसकी कोई यहां पे जरूरत नहीं पड़ रही है. अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 0. अब जैसे कि आप जानते हो
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये बोलो या ये बोलो, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये और ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में बोलने का फायदा ये हो जाता है कि मैं अब देख सकता हूं ये z कैसा नंबर है, क्योंकि z की वैल्यू आ गई मेरे पास। यहां पे मेरे को z दिखाई नहीं दे रहा था कि z कैसा है, लेकिन इसमें मेरे को z दिखाई दे रहा है कि z कैसा नंबर हो सकता है। अब आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं। ये क्लियर है। फर्दर वी कैन राइट -1 प्लस माइनस 4a माइनस 3/2। अब ये क्लियर है, यदि 4a माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाएगा यदि 4a माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इमेजिनरी तब होगा यदि 4a माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 हो जाए, then it will become imaginary. That is, if a is less than 3/4, तो a less than 3/4 में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसने बोला था a cannot take the value 3/4, क्योंकि आंसर आया है a लेस देन 3/4। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा एंड 1/अल्फा बार लाई ऑन द सर्कल्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब अल्फा इस पे लाई करता है और 1/अल्फा बार इस पे लाई करता है, और z0 की वैल्यू x0 प्लस y0 दे रखी है। तो यदि ये भी हमको दे रखा है 2 इंटू मॉड ऑफ z0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2, तो मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आने की हम उम्मीद कर सकते हैं इजीली। इसमें पहले वाला सर्कल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, और अल्फा इस सर्कल पे लाई करता है, इसलिए अल्फा माइनस z0 इक्वल टू r। और दूसरा ये जो सर्कल है उसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा, तो लिखूंगा z माइनस z0 इक्वल टू 2r। 1/अल्फा बार इस सर्कल पे लाई करता है, इसलिए 1/अल्फा बार माइनस z0 इक्वल टू 2r। That is, I have got two relations, this and
दिस। अब मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। एक फॉर्मूला यह है और एक फॉर्मूला ये भी याद रखो क्या है कि जब यहां प्लस होगा तो यहां और यहां प्लस आ जाएगा, जब यहां माइनस होगा तो यहां और यहां माइनस आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली माइनस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक्चुअली इनके दो दो फॉर्मूला और भी हैं, थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, उनकी यहां जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने बोला नहीं। अब इसके अंदर स्क्वेयरिंग करता हूं और फॉर्मूला लगाता हूं तो आई गेट मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड Z0 स्क्वायर माइनस अल्फा Z0 बार माइनस अल्फा बार Z0 इक्वल टू R स्क्वायर। और इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूं और फॉर्मूला लगाता हूं तो आई गेट 1 अपॉन अल्फा बार मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा बार इंटू Z0 बार माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू Z0 इक्वल टू R स्क्वायर, सॉरी 4R स्क्वायर। और 1 अपॉन अल्फा बार मॉड स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन अल्फा मॉड स्क्वायर प्लस माइनस Z0 बार अपॉन अल्फा बार माइनस Z0 अपॉन अल्फा इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अल्फा बार, मैं पूरी इक्वेशन को मॉड अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई गेट 1 प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर माइनस अल्फा Z0 बार माइनस अल्फा बार Z0 मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि मैंने अल्फा अल्फा बार से मल्टीप्लाई किया है। दिस इज इक्वल टू 4R स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा बार। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आई गेट मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर -1 माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर अल्फा अल्फा बार, दैट इज
अल्फा स्क्वायर। अब मैं इन दोनों में से मॉड ऑफ Z0 स्क्वायर कॉमन लेता हूं इनटू 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 इंटू mod alpha square. This can be written as mod of Z0 square -1 into 1 minus mod alpha square equal to R square into 1 minus 4 square. Or because mod of Z0 square is equal to R square plus 2 by 2 है, तो इसलिए ये बन गया R square plus 2 by 2 minus 1 into 1 minus mod alpha square। अब देखिए R square कट जाएगा, R square into 1 minus 4 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर, ये बन गया आर स्क्वायर बाय 2। तो 1 बाय 2 आर स्क्वायर बाय 2 आया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बाय 2 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। That is, I get 1 minus equal to 2 minus 8 mod alpha square. That is, I get 7 mod alpha square equal to 1. Hence, I get mod alpha equal to 1 by root 7. Therefore, the choice C becomes the correct choice.